हेलो मेरे लाल बाल गोपाल। तो कैसे हैं आप लोग? होप सो यू ऑल आर फाइन। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बच्चे क्लास 10th बोर्ड का चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। बात समझ में आ रही है? बहुत बच्चों को यह चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी बहुत टफ लगती है और कुछ बच्चों को इजी लगती है। तो जिन बच्चों को टफ लगती है आज के बाद यह चैप्टर टफ लगने वाला नहीं है। बस ध्यान से नोट्स बनाना इस चैप्टर का बेटा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। हर एक बेसिक से बेसिक कॉन्सेप्ट को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यहां पे, और ये सारा चैप्टर विद इन 5 लेक्चर में कंप्लीट कर देंगे हम लोग। तो पहले इस चैप्टर को बेटा अगर हम लोग देखें तो अगर यहां पे जो चैप्टर का नेम मेंशन है बेटा, देखो जरा लिखा है इलेक्ट्रिसिटी। पहले किसी चैप्टर को पढ़ने से पहले उसके नेम पे जरा फोकस किया करो कि इसके अंदर पढ़ना क्या है। अब इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या होता है बेटा? इलेक्ट्री मतलब देखो होता है इलेक्ट्रॉन होता है बेटा। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। सिटी का मतलब तुम लोग समझते ही हो, सिटी का मतलब शहर यार। जहां इलेक्ट्रॉनों के शहर के बारे में मैं बात करूंगा ना, उसको बोली जाएगी इलेक्ट्रिसिटी। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या है? बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी बनती कैसे है? जब हमारा इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है किसी कंडक्टर के अंदर तो क्या बनती है? करंट बनती है, जिसको आप लोग इलेक्ट्रिसिटी का नाम देते हो भाई, जो एक एनर्जी है। इलेक्ट्रिसिटी क्या है? इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली एक एनर्जी है जो किसकी वजह से बन रही है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से बन रही है। अब उसी इलेक्ट्रॉन का नाम दिया जाता है भैया चार्ज। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे कि ये चार्ज क्या है। जो चार्ज क्या है जो कंडक्टर के अंदर फ्लो हो रहा है और वो करंट कंस्टिट्यूट कर रहा है। तो हर एक बेसिक से बेसिक थिंग हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। कोई भी प्रॉब्लम, सिंगल प्रॉब्लम तुम्हें नहीं आएगी। बस अपने नोट्स में सारी चीजें मेंशन करते चलना, कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है। जहां पे मुझे लगेगा एक्सपेरिमेंट के थ्रू तुम्हें बताना है वहां पे एक्सपेरिमेंट भी कराऊंगा। बात समझ में आ रही है? चलिए तो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं बेटा अपना चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। यहां पे हम लोग आज कवर करने क्या वाले हैं देखो जरा। फर्स्ट हम लोग टॉपिक कवर करेंगे बेटा इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। क्या कवर करेंगे? इलेक्ट्रिक चार्ज। सेकेंड हम लोग कवर करेंगे बेटा प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। इसके बाद थर्ड कवर करने वाले कॉमन कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। एंड फोर्थ वन में हम क्या करने वाले हैं? क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। हमने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया यार, और उस कॉन्सेप्ट के बिहाफ पे हमने न्यूमेरिकल ही नहीं किया, तो वो जो भी चीजें तुम्हारा कॉन्सेप्ट वो वैसे ही पड़ा रह जाएगा, आप उसको यूज नहीं कर पाओगे एग्जाम के अंदर। तो ये सारी चीजें आज लेक्चर के अंदर हम लोग कवर करने वाले हैं, ठीक है। चलो आ जाओ फिर डिस्कस करते हैं बेटा इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में कि इलेक्ट्रिक चार्ज है क्या, ये कहां रहता है। तो जैसा कि डेफिनेशन सब लोग जानते हैं भाई कि चार्ज इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर। ये फंडामेंटल प्रॉपर्टी किसी मैटर की है बेटा। ये फंडामेंटल कैसे है वो भी समझाऊंगा। जो क्या एक्सपीरियंस कराता है भाई? एक्सपीरियंस कराएगा किस चीज का? एक इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सपीरियंस कराएगा और एक मैग्नेटिक इफेक्ट का एक्सपीरियंस कराएगा। जब वो जो चार्ज है बेटा, जब वो रुका रहेगा, जब चार्ज रुका रहेगा बेटा, अगर चार्ज बेटा रेस्ट में है तो वो क्या फील्ड देगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का तो देगा ही देगा। लेकिन वही चार्ज अगर किस में आ गया? अगर ये चार्ज बेटा मोशन में आ गया, अगर ये चार्ज मोशन में आ गया तो दो चीजें कंस्टिट्यूट करता है। एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा और सेकेंड क्या बनाएगा बेटा? मैग्नेटिक फील्ड, जो कि आप ना अभी 10th में ही पढ़ोगे। किसी करंट कैरिंग वायर में बात समझ में, करंट फ्लो होगी, उसके अगल बगल में मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है। तो भैया किसी करंट कैरिंग वायर में करंट फ्लो कब होती है? जब चार्ज फ्लो होता है। और चार्ज फ्लो होगा तो ऑटोमेटिकली उसके अगल बगल में क्या बनने वाली है? मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। तो मैंने बोला कि जब चार्ज किस में रहेगा? मोशन में रहेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो भैया बनाएगा ही बनाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक चार्ज है। और एक चीज और लेके आ जाएगा अपने साथ, मैग्नेटिक फील्ड। बात क्लियर हो रही है? अगर रेस्ट में है तो सिर्फ एक ही चीज बनाएगा भैया, क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड। ये चार्ज मैंने बोला कि ये किसी भी मैटर की क्या है? एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। कि मतलब अगर कोई मैटर है, एग्जिस्ट कर रहा है, तो बिना चार्ज के एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। बात समझ में आ रही है? अगर हमारे पास कोई एक मैटर है, कोई एक ऑब्जेक्ट है, तो बिना, अच्छा सोचो यार, जस्ट तुम सोचो, अगर हम लोग देखो, जैसे बोला जाता है ना मास इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर, तो मास भी तो क्या है? जो मास होता है बेटा वो क्या है? ये भी तो फंडामेंटल प्रॉपर्टी है मैटर की, है कि नहीं है?
अब ये मास किस चीज का फील देता है? उस मैटर के अंदर ये मास किस चीज का फील देता है कि भाई वो मैटर कितना वेटेड है, कितना भारी है, ये इसका फील दिलाता है। और यही मास, यही मैटर या यही मास बेटा क्या करता है? स्पेस ऑक्यूपाई करता है। और स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, एक स्पेस भी ऑक्यूपाई करेगा ना कोई मास, एक वॉल्यूम भी तो ऑक्यूपाई करेगा। और एक चीज और प्रॉपर्टी आती है जो कि है चार्ज बेटा। चार्ज, बिना चार्ज के ये मैटर एग्जिस्ट नहीं कर सकता। अब ये चार्ज कहां होंगे? अब तुमको पता है कि कोई भी जो मैटर है बेटा वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ, छोटे छोटे एटम से मिलकर बना हुआ है। और उस एटम के अंदर क्या है भाई? उस एटम के अंदर क्या है? सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। क्या उनके बिना, अब तुम सोच के देखो, क्या उनके बिना किसी मैटर का होना पॉसिबल है? क्या तुम सोच के बता सकते हो कि बिना मास के क्या कोई मैटर पॉसिबल है? कोई एक मैटर बताओ जिनमें मास ही ना हो। बिना मास का कोई भी मैटर पॉसिबल नहीं है। तो जो भी यूनिट बेटा, जो भी मैटर, जो भी चीजें उस यूनिट के बिना पॉसिबल नहीं है तो वो उसकी फंडामेंटल यूनिट होती है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, चलो क्या बोलते हैं उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे बेटा। ये चीजें होप से समझ में तुमको आई होंगी। अब इसका और मैं तुमको फील दिलाता हूं कि ये फंडामेंटल प्रॉपर्टी क्या है। देखो जरा, नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे, जैसे तुमको हर चीजें और क्लियर हो जाएंगी। देखो, अब मैंने देखो तुमको क्या बोला कि मैटर को बोला था फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ द, क्या जो चार्ज है वो क्या फंडामेंटल प्रॉपर्टी किसकी है? मैटर की। अब देखो मैटर के अंदर क्या है बेटा? मास है। जो इनर्शिया का फील दिलाता है, इनर्शिया का मतलब भैया जिसके पास जितना ज्यादा मास उसका ज्यादा इनर्शिया, अपने स्टेट को रजिस्ट करने वाली चीज है। बात समझ में आ रही है? मैटर भाई एक वॉल्यूम भी, एक स्पेस भी ऑक्यूपाई करता है, एक वॉल्यूम भी होगा किसी भी मैटर का। और उसके पास एक फंडामेंटल चीज क्या है? चार्ज है। और चार्ज क्या करेगा भाई? देखो सबका अपना अपना फंक्शन है। मास बताएगा कि वो मैटर कितना भारी है, और ये जो वॉल्यूम होगा उसका वो बताएगा कितना स्पेस ले रहा है। और ये चार्ज जो है क्या बताएगा कि वो मैटर किसी अदर मैटर को अट्रैक्ट कर रहा है या रिपेल कर रहा है। वो इस चीज का फील दिलाएगा। बात समझ में आ रही है? चलो अब देखो जरा, जो मैटर किससे बना बेटा? एटम से बनता है। हर एक मैटर, जैसे यार हमारा एक रूम है, अगर रूम का कंस्ट्रक्शन हुआ तो डायरेक्टली तो हुआ नहीं होगा, छोटे छोटे ब्रिक्स लग के असेंबल होकर बना हुआ ना। तो वैसे भी मैटर जब बनता है बेटा छोटे छोटे एटम से असेंबल होकर बनता है। उस एटम के अंदर क्या है? उस एटम के अंदर ये सब एटॉमिक पार्टिकल है बेटा। क्या है? सब एटॉमिक पार्टिकल है। सब एटॉमिक पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो अब बताओ तुम, क्या अल्टीमेटली मैं ये बोल सकता हूं कि ये जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है क्या वो मैटर के अंदर ही है? तो भैया ये बोल सकता हूं ना कि चार्ज इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर। बिना चार्ज के वो मैटर बन ही नहीं सकता है, तो भैया वो फंडामेंटल प्रॉपर्टी ही हुआ। क्लियर हो रही है बात? चलो अब देखो जरा, जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है बेटा, जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है वो एटम में कहां पे होते हैं? न्यूक्लियस में होते हैं। एटम के सेंटर पे होते हैं। उस सेंटर पार्ट को क्या बोला जाता है बच्चे? न्यूक्लियस बोला जाता है। और इलेक्ट्रॉन का क्या फंक्शन है? ये जो इलेक्ट्रॉन का क्या फंक्शन है, वो इलेक्ट्रॉन क्या करता है बेटा? देखो क्या करता है? रिवॉल्व करता है कहां पे? न्यूक्लियस के चारों तरफ। क्या करता है? रिवॉल्व करता है अपने ऑर्बिटल में, सर्कुलर ऑर्बिटल में। तो ये लोग कहां हैं? सब लोग मैटर के अंदर हैं भाई। सारी कहानी मैटर के अंदर की चल रही है। इसीलिए बोला जा रहा है कि चार्ज इज अ फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ द मैटर। बिना चार्ज के आप मैटर सोच भी नहीं सकते हो। बिना मास के आप मैटर सोच भी नहीं सकते हो। कैसे सोच पाओगे? बात समझ में आ रही है? तो होप सो चार्ज के बारे में तुम्हें आइडिया लग गया होगा। चार्ज बेसिकली मैटर की वो प्रॉपर्टी है जो उसको फील दिलाएगा कि भाई किसी अदर पार्टिकल को क्या करना है? अट्रैक्ट करना है कि रिपेल करना है। मास उस चीज का फील दिलाएगा कि वो कितना वेटेड है। और वॉल्यूम जो होगा उस मैटर को क्या फील दिलाएगा कि भैया कितना स्पेस ले रहा है। बात समझ में आ रही है? चलो इतना इजी वे में बता दे रहा हूं बेटा कि तुम्हें कोई दिक्कत नहीं रह जाएगी, ये जान लो। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं चार्ज के बारे में, ठीक है? अब चार्ज, भैया कि चार्ज का नाम ले लिए तो चार्ज को मेजर भी तो करते होगे ना। चार्ज का कुछ नोटेशन भी तो होगा। चार्ज एक फिजिकल क्वांटिटी है, और फिजिकल क्वांटिटी के कुछ नोटेशंस होते हैं, कुछ यूनिट्स होती हैं। कुछ जैसे मान लो अब बोला गया कि चार्ज को हम लोग किससे दिखाएंगे भाई साहब?
कैपिटल या स्मॉल क्यू से बोलेंगे। जैसे यार हम जन्म लेते हैं ना, तो ऐसा नहीं होता कि मेरा नामकरण नहीं होता, क्या होता है ना, हमको बोला गया हमको अर्जुन बोला जाएगा, तो एक नोटेशन दिया गया ना, तो से चार्ज को भी बोला गया कि भैया तुमको हम लोग स्मॉल क्यू का बोलेंगे या फिर कैपिटल क्यू बोलेंगे। अब इसको मेजर किसमें किया गया भैया, इसमें इसको कुलाम्स में मेजर किया गया। एक साइंटिस्ट इसके सरनेम पे रखा गया कुलाम, ठीक है, तो इसमें कुलाम में मेजर किया गया और डिनोट किससे करेंगे, कैपिटल सी से। क्लियर? चलो, अब ये कैसी क्वांटिटी है बेटा, ये है स्केलर क्वांटिटी, मतलब इसमें कोई भी डायरेक्शन नहीं है, सिर्फ इसमें क्या है बेटा, मैग्नीट्यूड है। क्या है, मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन इसमें नहीं होती है बेटा, डायरेक्शन इसमें नहीं होती है। और जिस क्वांटिटी के अंदर सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन ना हो, उसको आप लोग डायरेक्टली क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। बात समझ में आ रही है? बेसिकली अगर हम लोग बात करें तो किसी बॉडी को चार्ज कैसे करते हो यार, अगर किसी बॉडी को चार्ज करना होगा तो कैसे करोगे? आपने बचपन में किया होगा कुछ चीजें एक्सपेरिमेंट के थ्रू, बचपन में बहुत सारे हम लोग खुराफात करते थे ना, स्केल लेते थे और स्केल से ऐसे ऐसे बाल पे रगड़ लेते थे, रगड़ने के बाद डस्ट पार्टिकल के पास ले जाते थे और वो डस्ट पार्टिकल उसको अट्रैक्ट कर लेता था और हम लोग बोलते थे अरे भैया जादू हो गया। लेकिन वहां पे फिजिक्स चल रही थी, वहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज एक्यूमुलेट हो जाता था बॉडी पे, जिसकी वजह से एक न्यूट्रल बॉडी क्या होती थी, अट्रैक्ट होती थी। चलो मेरे पास ऐसा सेटअप है, मैं करके तुमको दिखा देता हूं। मैंने कुछ बना रखा है तुम्हारे लिए, ये देखो, इस पे क्या है, इस पे कुछ ना ऐसा डस्ट पार्टिकल है, दिख रहा होगा तुम्हें, है ना। और मेरे पास बेटा, मेरे पास ये देखो स्केल है, ठीक है। अब इस स्केल को क्या करते हैं, मैं इस उलन क्लॉथ से क्या करने वाला हूं, रब करने वाला हूं। इस उलन क्लॉथ से अगर स्केल को रब करेंगे तो फ्रिक्शन के थ्रू ये स्केल चार्ज हो जाएगा और स्केल पे आएगा बेटा नेगेटिव चार्ज और इस उलन क्लॉथ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। और इसको रगड़ने के बाद जैसे ही ये बॉडी क्या होगी बेटा, अच्छा बॉडी की चार्ज क्यों होती है तुम बताओ, जब से मैं इसको चार्ज कर रहा हूं तुम बताओ बॉडी चार्ज क्यों होती है, क्यों होती है चार्ज? भाई फ्रिक्शन देने की वजह से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है वन बॉडी टू अनदर बॉडी, जिसकी वजह से बॉडी क्या होती है, चार्ज हो जाती है। अब ये बॉडी चार्ज हो चुकी है, अब इसको मैं न्यूट्रल, यहां पे हमारे पास कुछ पीस ऑफ पेपर है बेटा, इसको ले जाते हैं, देखो जरा ये अट्रैक्ट हो रही है कि नहीं हो रही है, देखो अट्रैक्ट हो रही है, देखो अट्रैक्ट हुई। तो क्यों अट्रैक्ट हुई, इसके पीछे का रीजन क्या है? इसके पीछे का रीजन यही है कि जब मैंने इसको फ्रिक्शन के थ्रू क्या किया, चार्ज किया, तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ और इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होने की वजह से एक स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, स्टैटिक चार्ज एक्यूमुलेट हो गया बॉडी के ऊपर, और जिसकी वजह से न्यूट्रल पेपर के पार्टिकल क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। आप बलून लेना, बलून को रगड़ना, बलून चार्ज हो जाएगा, उसके बाद आप किसी पार्टिकल के पास ले जाना, वो क्या करेगा, उसको अट्रैक्ट करेगा। बलून को रगड़ना, चार्ज करना, वाटर की जो वाटर को यहां से ड्रॉप करना, वाटर की क्या होगी, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं बेटा। चार्ज को मेजर करने के लिए देखो, जो कूलाम्ब यूनिट होती है बेटा, वो चार्ज की बहुत बड़ी यूनिट होती है, लेकिन हम यहां पे यूज करेंगे कि चार्ज जो न्यूमेरिकल के अंदर यूज करने वाले हैं वो यूनिट कौन सी यूज करेंगे, ठीक है ना। तो देखो 1 मिली कूलाम्ब के अंदर, 1 मिली कूलाम्ब के अंदर बेटा 10⁻³ कूलाम्ब होता है। 1 माइक्रो कूलाम्ब की बात करोगे तो 10⁻⁻6 कूलाम्ब होता है, और 1 नैनो कूलाम्ब के बारे में बात करोगे 10⁻⁹ कूलाम्ब होता है बेटा। 1 पीको कूलाम्ब के अंदर बात करोगे 10⁻12 कूलाम्ब होता है। बात समझ में? ये सारी यूनिट न्यूमेरिकल के अंदर यूज करेंगे। तो मैं अभी ये भी बताऊंगा कि 1 कूलाम्ब में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। बात समझ में आ रही है? अब तुमको यह पता होना चाहिए बेटा, अगर जो चार्ज है, चार्ज के अंदर तुमको मैंने बेसिकली बताया कि चार्ज के अंदर जो चार्ज होता है बेटा, चार्ज के अंदर 3 चीजें हमने बताया तुमको कि एक इलेक्ट्रॉन, एक क्या होगा बेटा, प्रोटॉन, और एक होगा न्यूट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इस इलेक्ट्रॉन पे, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है बेटा, -1.6 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम्ब का चार्ज होता है। और प्रोटॉन पे भी उतना ही चार्ज होता है बेटा, बट ये पॉजिटिव होता है, ठीक है।
इलेक्ट्रॉन को निगेटिव बोल दिया गया और प्रोटॉन को क्या बोल दिया गया, पॉजिटिव बोल दिया गया। एक कन्वेंशन है। और न्यूट्रॉन के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता बेटा, कोई भी चार्ज नहीं होता, ये न्यूट्रल होता है। क्या होता है, न्यूट्रल होता है, कोई भी चार्ज नहीं होता है। बात समझ में आ रही है। अगर हम लोग मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें, तो इलेक्ट्रॉन पे मास कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻³ kg का मास होता है। किस पे, इलेक्ट्रॉन पे। अगर यही मास ऑफ प्रोटॉन पे बात करें तो मास ऑफ प्रोटॉन होता है बेटा 1.67 इंटू 10⁻27 kg। और सेम मास किस पे होता है, न्यूट्रॉन पे होता है। मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन क्या होता है, सेम होते हैं। ठीक है, 1.67 इंटू 10⁻27 kg। अच्छा, इलेक्ट्रॉन के मास और प्रोटॉन के मास में देखोगे बेटा तो ये मास क्या होता है, तो भारी होता है, और इसका मास क्या होता है, हल्का होता है। अच्छा, तुमने कभी ये सुना कि मतलब वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है? कभी ये सुना कि वायर के अंदर प्रोटॉन फ्लो हो रहा है? क्यों नहीं सुना? आपने हमेशा सुना कि इलेक्ट्रिसिटी, कभी आपने सुना प्रोटोसिटी? क्यों नहीं सुना? क्योंकि वायर के अंदर सिर्फ इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, और इलेक्ट्रॉन को चलने का रीजन सिर्फ यही है कि उसका मास कम है। प्रोटॉन नहीं फ्लो करता है वहां पे। बात समझ में आ रही है? चलो, छोटी छोटी बातें आपको दिमाग में रखनी है बेटा, ये सब यूज होंगी कहीं ना कहीं। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं बेटा कि चार्ज अपीयर कैसे होता है, अपीयरेंस ऑफ चार्ज ऑन द बॉडी। अभी बताया चार्ज कैसे अपीयर होगा, जब इलेक्ट्रॉन का एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे ट्रांसफर होगा। और ट्रांसफर में क्या होगा, एक बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन करेगी तो एक बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज करेगी। जैसे मैंने अभी क्या किया था, स्केल को रगड़ा था उलन क्लॉथ से, तो दोनों बॉडी चार्ज हुई थी, उलन भी चार्ज हुआ था और स्केल भी चार्ज हुई थी। तो मतलब एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरे बॉडी पे चला गया। तो जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकला, जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट हुआ, वो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी, और जिस बॉडी पे वो इलेक्ट्रॉन गया वो बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। तो मतलब जहां पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी वहां पे पॉजिटिव चार्ज, और जहां पे इलेक्ट्रॉन एक्सेस अमाउंट में होगा वहां पे बच्चे नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो क्या है, अ बॉडी बिकम्स चार्ज्ड व्हेन इट गेन्स और लूज द इलेक्ट्रॉन्स। बॉडी तभी चार्ज होगी जब उस बॉडी से इलेक्ट्रॉन लूज किया जाए या उस बॉडी को इलेक्ट्रॉन दिया जाए। मतलब उसके न्यूट्रलिटी को क्या किया जाए, डिस्टर्ब किया जाए। हमारे पास मान लो यार, अगर हम नेक्स्ट स्लाइड की बात करें तो कुछ है नहीं है, किसी में बता देते। चलो देखो, अगर मान लो हमारे पास एक आइटम है, समझना बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहे हैं। हमारे पास एक आइटम है, आइटम कैसा है बेटा, ये आइटम न्यूट्रल है। कैसा आइटम है ये न्यूट्रल है। कैसा आइटम है, न्यूट्रल है। ठीक है, न्यूट्रल का मतलब क्या होता है, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो अगर मैं बोल दूं यहां पे 10 इलेक्ट्रॉन है और यहां पे बेटा 10 क्या है, प्रोटॉन है, तो ये आइटम कैसा है, न्यूट्रल है। ठीक है, अब इस आइटम को चार्ज करना है, तो चार्ज क्या होगा, चार्ज कैसे कैसे कर सकते हैं, देखो जरा। अगर इस आइटम से हम क्या करें, इस आइटम में बेटा 3 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दें। क्या करें, 3 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दें, तो ये बॉडी कुछ ऐसी हो जाएगी। बोलोगे सर यहां पे 13 इलेक्ट्रॉन हो गया, 10 + 3 13 इलेक्ट्रॉन, और यहां पे उसी आइटम पे कितने प्रोटॉन, तो उतना ही रहेगा। प्रोटॉन कितना रहेगा, 10 प्रोटॉन। तो बताओ क्या यहां पे नेट चार्ज जब कैलकुलेट करोगे बेटा, जब क्यू नेट कैलकुलेट कर रहे होगे, तो 10 प्रोटॉन को तो 10 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट कर देगा, और -3 इलेक्ट्रॉन यहां पे, क्या यहां पे 3 इलेक्ट्रॉन रह जाएगा। मतलब यहां पे इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, एक्सेस अमाउंट में हुआ। मतलब इसने इलेक्ट्रॉन क्या किया बेटा, गेन किया। क्या किया, इलेक्ट्रॉन गेन किया। तो इलेक्ट्रॉन जब गेन किया तो ये बॉडी कैसी है, ये बॉडी हो गई बेटा नेगेटिवली चार्ज। कैसी हो गई, नेगेटिवली चार्ज हो गई। बात समझ में आ रही। अगर मान लो बेटा इसी केस में हम क्या करें, यहां पे हमने 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया, यहां से क्या किया, रिमूव कर दिया।
यहां से हमने क्या किया बेटा, 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर लिया, 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर लिया। अगर 2 इलेक्ट्रॉन यहां से रिमूव कर लोगे तो बताओ कितना बचेगा, यहां पे हो जाएगा तुम्हारा 8 इलेक्ट्रॉन और यहां पे कितना है 10 प्रोटॉन है ही। अब तुम देख रहे हो ना यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, प्रोटॉन से छेड़छाड़ नहीं कर रहा हूं क्योंकि वो भारी पार्टिकल है। हमेशा जब भी छेड़छाड़ होने वाली है सिर्फ इलेक्ट्रॉन से होने वाली है। यहां पे 3 इलेक्ट्रॉन को मैंने क्या किया, ऐड किया। यहां पे मैंने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया इस एटम से। तो भैया यहां पे क्या हो गया, 10 प्रोटॉन है और यहां पे 8 इलेक्ट्रॉन है। तो भैया यहां से 8 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहां पे क्या होगा, यहां पे प्रोटॉन एक्सेस में हो गया ना, तो ये बॉडी कैसी हो गई, पॉजिटिवली चार्ज हो गई। तो ये इसने क्या किया, इसने लूज किया इलेक्ट्रॉन का, इसने क्या किया, लूज किया इलेक्ट्रॉन को। जब इलेक्ट्रॉन का लूज किया तो इसके पे कैसा चार्ज आया बेटा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। मतलब जो इलेक्ट्रॉन बॉडी लूज करेगी उस बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज और जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगी बॉडी उस पे नेगेटिव चार्ज। बात समझ में आ रही है, तो ये सारी चीजें आप देख सकते हो। इसका नोट्स जो पीडीएफ है बेटा टेलीग्राम के अंदर चला जाएगा, आपको वहां से सारे नोट्स आपकी कॉपी में कंप्लीट होना चाहिए, तब जाके आपके अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल फ्रेम हो पाएंगे और आपसे बन पाएंगे। ठीक है, टेंशन नहीं लो, इलेक्ट्रिसिटी ऐसा पढ़ा दूंगा ना तुम्हें कोई दिक्कत आएगी नहीं, हर बेसिक से बेसिक एडवांस सारा क्वेश्चन बनेगा। इसीलिए इस बैच का मैंने नाम जो रखा है बेटा वो मिशन 90 प्लस रखा है। 90 प्लस क्या, तुम 95 प्लस से ऊपर आने वाले हो, लेकिन एक एवरेज बच्चा भी 90 प्लस जाए, इसलिए ये बैच चलाया जा रहा है। ठीक है, पढ़ते हैं बेटा हम लोग क्या, प्रॉपर्टीज ऑफ द चार्जेस। चार्ज की प्रॉपर्टीज क्या है, चार्ज के अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है, तो देखो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है। एक एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ द चार्ज है बेटा, एक चार्ज इज कंजर्व्ड और एक चार्ज इज इनवेरिएंट। यहां पे हमने एक और प्रॉपर्टी है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, और सारी प्रॉपर्टी होती हैं लेकिन बेसिकली हमने 4 प्रॉपर्टी यहां पे पढ़ रहे हैं बेटा। ये क्या है, एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, जिसमें हम लोग चार्ज को डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं किसी सिस्टम पे। अगर हमारा चार्ज से देखो जरा, टोटल चार्ज ऑन द बॉडी इज द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द चार्जेस लोकेटेड एनीवेयर ऑन द बॉडी। अगर हमारे पास कोई सिस्टम है, कोई एक सिस्टम है बेटा, या फिर कोई एक ऑब्जेक्ट है, या फिर कोई एक बॉडी है, इस पे मान लो +2 कूलाम का चार्ज है, +3 कूलाम का चार्ज है, -2 कूलाम का चार्ज है, +8 कूलाम का चार्ज है, और तुमसे पूछ दिया गया इस बॉडी के ऊपर टोटल कितना चार्ज है, तो आप यूज करोगे बेटा एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ द चार्ज। सीधे बोलोगे सर क्यू नेट निकाल दीजिए, सारे चार्ज का सम कर दीजिए, सारे चार्ज का सम कर दीजिए। तो यहां पे 2 कूलाम का चार्ज, +3 कूलाम का चार्ज, -2 कूलाम का चार्ज, +8 कूलाम का चार्ज। भैया बताओ कितना, 3 2 5, यहां से कितना हो जाएगा, 5 में 2 गया 3 और 3 और 8, यहां से कितना हो जाएगा 11 कूलाम का चार्ज। तो इस पे कितना हो गया बेटा, टोटल चार्ज कितना है 11 कूलाम का चार्ज है। बात समझ में आ रही है, तो ये डायरेक्टली ऐड क्यों हो रहा है, अभी बताया था मैंने, क्योंकि जो चार्ज होता है बेटा, जो चार्ज होता है वो कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी बच्चे, स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए इसको डायरेक्ट ऐड कर सकते हो तुम, डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। बात समझ में आ रही है, तो इसकी प्रॉपर्टी है कि भाई किसी सिस्टम पे, किसी ऑब्जेक्ट पे, किसी बॉडी पे डिफरेंट टाइप के चार्जेस हैं, ठीक है, तो टोटल चार्ज तुम्हें कैलकुलेट करना है तो डायरेक्ट उनका सम कर दो, अलजेब्रिक सम कर दो। ये प्रॉपर्टी ये बोलती है। ठीक है, चार्ज इज कंजर्व्ड, बोला गया है चार्ज क्या होता है, कंजर्व्ड होता है। मतलब चार्ज को ना तो आप क्या कर सकते हो बेटा, क्रिएट कर सकते हो, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हो। बस चार्ज को क्या कर सकते हो बेटा, ट्रांसफर कर सकते हो। जैसे समझो जरा, अभी मैंने स्केल से और इस वूलन से मैंने इसको रब किया था ना, मान लो इसमें से 10 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होकर इसमें आ गया, ठीक है, इन दोनों को मैंने एक सिस्टम मान लिया, इस स्केल को और ये हमारा वूलन जो क्लॉथ है इसको मैंने एक सिस्टम मान लिया। उसके सिस्टम मानने के, सिस्टम का मतलब ये एक ही में चीजें मैंने कंसीडर कर लिया, ठीक है। अब इसको मैंने जैसे ही इसको रब किया तो रब करने के बाद इसमें का इलेक्ट्रॉन हो सकता है इसमें चला गया हो, लेकिन अभी भी टोटल चार्ज की बात करोगे तो वही चार्ज रहेगा ना। बस चार्ज का क्या हुआ, एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे ट्रांसफर हुआ, लेकिन अभी टोटल चार्ज की बॉडी की बात करोगे तो अभी तो वही रहेगा ना। जैसे मान लो यार एग्जांपल समझो, मेरे पास 10 आम है, तुम्हारे पास
15 20 आम है, हमारे पास 10 मैंगो, आपके पास 20 मैंगो, और हम दोनों एक सिस्टम है, तो वो मैंगो भी हमारे एक सिस्टम का पार्ट हुआ। अगर मैंने तुमको 5 मैंगो दे दिया तो तुम्हारे पास 20 था, 25 हो जाएगा, मेरे पास 10 था तो 5 हो जाएगा। लेकिन अभी टोटल सिस्टम का अगर आम जोड़ा जाए तो अभी भी 30 ही तो होगा। बात समझ में आ रही है? तो यहां पे इलेक्ट्रॉन का सिर्फ ट्रांसफर होता है एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे, ना तो क्रिएट कर सकते हो ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हो। बट ये एक आइसोलेटेड सिस्टम के लिए बात किया जाएगा बेटा, जब भी बात किया जाएगा बाहर से कुछ मतलब नहीं रहना चाहिए आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब। बात समझ में आई? चलो, चार्ज इज इनवेरिएंट। चार्ज इज इनवेरिएंट का मतलब क्या है? चार्ज इनवेरिएंट का मतलब है, यहां पे दिया है बेटा कि इंडिपेंडेंट ऑफ द वेलोसिटी। चार्ज जो होता है वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता है। मतलब किसी भी बॉडी के ऊपर अगर मान लो, अगर हम लोग बात कर लेते हैं, एक एडिशनल पेज लेते हैं, किसी बॉडी के ऊपर मान लो बेटा ये कोई बॉडी है, इस पे मान लो 2 कूलम का चार्ज है, ठीक है। इसको मान लो तुम 10 किलोमीटर पर आवर से क्या कर रहे हो, इतनी वेलोसिटी से इसको तुम ले जा रहे हो इस बॉडी को, तो इस चार्ज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 कूलम का है तो 2 कूलम ही रहेगा। ये इसलिए बोला गया है इनवेरिएंट, वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता है। बात समझ में आ रही है? लेकिन इसका जो मास होगा वो डिपेंड करेगा वेलोसिटी पे, ठीक है। जो मास होता है बेटा किसी बॉडी का, किसी, अरे यार कुछ कोई एटम है उस पर इलेक्ट्रॉन आ रहा है जा रहा है, तो मास भी तो लेके आ रहा है जा रहा है ना। एक इलेक्ट्रॉन कहीं से निकल के गया, एक इलेक्ट्रॉन किसी बॉडी से निकल के गया, तो भैया 9.1 इंटू 10⁻31 केजी का मास भी तो लेके गया ना। बात समझ में आ रही है क्या? तो मास क्या है बेटा? मास अगर मान लो मास पे डिपेंड करता है भैया। अगर चार्ज को क्या करोगे, चार्ज को मूव कराओगे तो उसके मास में फर्क आ सकता है, लेकिन चार्ज में फर्क नहीं आएगा। कोई बॉडी है अगर वो चार्ज है, उसको मूव कराओगे तो उसके चार्ज में कोई फर्क नहीं आएगा, बट उसके मास में फर्क आएगा। मास क्या करता है? वेलोसिटी के साथ इंक्रीज कर जाता है। लेकिन ये थोड़ी मोड़ी वेलोसिटी पे इंक्रीज नहीं करता है कि सर हम दौड़ने लगे तो हमारा मास इंक्रीज कर जाएगा क्या? नहीं। ट्रेन चल रही है तो उसकी मास इंक्रीज कर जाएगी क्या? नहीं। ये थोड़ी मोड़ी वेलोसिटी की नहीं है। ये क्या होता है बेटा, जो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी होती है वो लगभग में 10⁶ मीटर पर सेकेंड में होती है, और ये लगभग में बेटा 3 इंटू 10⁸ वाला मीटर पर सेकेंड स्पीड की, लाइट की स्पीड देखे हो ना, 10⁸ मीटर पर सेकेंड में, और इलेक्ट्रॉन की स्पीड क्या है? 10⁶ के ऑर्डर में है। तो इसमें क्या है? लगभग में कंपेरेबल में है। बात समझ में आ रही है? मास पे तभी फर्क पड़ेगा जब उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी, उस ऑब्जेक्ट की स्पीड लाइट के कंपेरेबल हो जाए, तो मास की वैल्यू क्या होती है? इंक्रीज हो जाती है। एक्चुअली में थियरी ऑफ रिलेटिविटी के अंदर m इक्वल टू लिखते हैं बेटा m0 1/v²/c²। यहां से पता चलता है ये m क्या है, m0 क्या है? m0 है बेटा रेस्ट मास, जब बॉडी क्या रहेगी? रुकी रहेगी। m क्या है? ये है मूविंग मास। क्या है बच्चे? ये है मूविंग मास। और यहां क्या है? v क्या है? जिस वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट ये मूव कर रहा है। c क्या है? लाइट की स्पीड है। तो ये v जब लाइट की स्पीड के कंपेरेबल हो जाएगा तो उस समय ये जो मास होगा बेटा वो इंक्रीज कर जाएगा। लेकिन लाइट, वो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी लगभग लाइट के कंपेरेबल या इलेक्ट्रॉन कंपेरेबल होनी चाहिए। थोड़ी मोड़ी स्पीड पे मास पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। वैसे ही लेंथ पे, बॉडी के लेंथ पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। L इक्वल टू L0 1/v²/c²। लेंथ में भी फर्क आ जाता है, ठीक है। चलो, ज्यादा डिटेल में अंदर जाने की जरूरत नहीं है। बात करते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी की, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइज्ड का मतलब होता है बेटा, अगर क्वांटाइज्ड का मतलब होता है क्वांटा, और क्वांटा का मतलब होता है बेटा पैकेट्स। क्या होता है? पैकेट्स। मतलब जो वो चार्ज भरा है बेटा वो पैकेट्स में भरा है। चार्ज के पैकेट्स होते हैं। बात समझ में आ रही है? ऐसे नहीं है कहीं भी चल दे रहा है, कहीं भी मूव कर रहा है, ऐसा नहीं है। चार्ज के पैकेट्स हैं, एक प्रक्रिया है भरने की चार्ज को।
कि हम लोग क्या करेंगे, चार्ज को पैकेट्स के फॉर्म में लेके चलेंगे। जैसे मान लो, अच्छा इसमें कुछ डेफिनेशन है, पहले पढ़ लो फिर समझाते हैं। देखो, द स्मॉलेस्ट चार्ज दैट कैन एग्जिस्ट इन नेचर इज द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। मतलब नेचर में सबसे छोटा चार्ज जो एग्जिस्ट करता है, सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज जो है बेटा, जो स्मॉलेस्ट चार्ज है वो क्या है, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। वो कितना होता है, -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। अगर हम नेचर में बात करें, सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज कौन सा है तो बोलोगे कि सर इलेक्ट्रॉन, और उस पर कितना चार्ज होता है, माइनस चार्ज। देखो ये माइनस साइन एक जस्ट नोटेशन है कि इलेक्ट्रॉन रहेगा तो नेगेटिव, प्रोटॉन रहेगा तो पॉजिटिव। मैग्नीट्यूड की बात करोगे तो 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम सबसे छोटा चार्ज जो इलेक्ट्रॉन पे है। अगर एक इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हो तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इतना ही होगा। बात समझ में, सबसे छोटा जो हमारा पार्टिकल है, जो इलेक्ट्रॉन है, उस पर इतना ही चार्ज हो सकता है। इफ द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन दिस इज टेकन एज एलिमेंट्री यूनिट्स, द क्वांटा ऑफ द चार्ज, ये सब पढ़ लेना अपना जो भी है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज सिंपल में ये बोलता है बेटा कि इट इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज। बोला गया किसी बॉडी पे जो चार्ज रहेगा, किसी बॉडी पे जो चार्ज रहेगा वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल। कोई बॉडी है यार, समझो कोई बॉडी है, इस पे कहीं अगर चार्ज रहेगा तो वो क्या होगा, अगर क्यू की बात करोगे, इस पे टोटल चार्ज की बात करोगे तो क्या होगा, वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज। अच्छा फंडामेंटल चार्ज क्या होता है बेटा, जो फंडामेंटल जो चार्ज होगा वो क्या होगा, वही होता है बेटा चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। तो फंडामेंटल चार्ज क्या होता है, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन्स। या फिर स्मॉलेस्ट चार्ज कौन सा सबसे होता है, इलेक्ट्रॉन। स्मॉलेस्ट चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, या फंडामेंटल चार्ज बोलोगे तो चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। तो एक इलेक्ट्रॉन पे तुमसे कोई पूछे चार्ज कितना होता है तो बोलोगे सर -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। बात समझे, सबसे छोटी जो यूनिट होगी चार्ज की। तो बोला गया इसके अंदर कि किसी बॉडी पे जो चार्ज प्रेजेंट होगा वो क्या होगा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज होगा। ये इंटीजर में होना चाहिए। जैसे अब तो तुमको फील दिलाता हूं इस बात का यार, जैसे मान लो तुम मार्केट में गए, तुमको बहुत तेज भूख लगी है और एक आप फ्रूट्स की शॉप पे चले गए, ठीक है, फ्रूट्स की शॉप पे चले गए। अब उस फ्रूट्स की शॉप पे आपने बोला कि ऐसा करिए भाई साहब, हमें क्या करिए, भूख लगी है, हमारे पास 10 रुपए है, ठीक है, और मुझे क्या करना है, मुझे एक आप ऐसा करिए कि एक एप्पल दे दीजिए। तो वो एक मत कहिए, आप बोलिए कि आप मुझे एक नहीं, आप मुझे एप्पल दे दीजिए, ये बोलिए। तो क्या करेगा वो, क्या 10 रुपए में तुम्हें मिनिमम कितना एप्पल दे सकता है। चलो वो खुश है तो तुमको 2 एप्पल दे देगा। क्या ऐसा होगा कि तुमको 2.5 एप्पल दे देगा? अरे भैया वो 1 एप्पल दे सकता है तुमको, 2 एप्पल दे सकता है, 3 दे सकता है, बहुत खुश है 10 एप्पल दे देगा। लेकिन 10.5 एप्पल तो नहीं देगा ना कि काट के दे दे, उसका मन है तो 11 दे देगा ना। बात समझ में आ रही है? तो वो क्या है, क्वांटाइज्ड है, एक पैकेट के फॉर्म में चीजें हैं कि उतना ही अमाउंट हम दे सकते हैं, हम काट के नहीं देंगे तो आधा खाएगा फेंकेगा, क्या करेगा। केला माल ले चले गए तुम, 10 रुपए जेब में लेके गए हो तो भैया तुमको 2 केले मिल जाएंगे, 3 केले मिल जाएंगे। ये थोड़ी होगा कि भैया 1.5 किलो ले लो, 2.5 किलो ले लो, 3.5 किलो ले लो, ऐसा नहीं होगा ना। बात समझ में आ रही है? तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में यही बताया गया है, किसी बॉडी पे जो चार्ज प्रेजेंट होगा, जो ये एलिमेंट्री चार्ज है, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, उसका मल्टीपल होगा किसका, इंटीजर का मल्टीपल होगा। या फिर किसी बॉडी पे 1 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 10 इलेक्ट्रॉन हो सकता है। इस बॉडी पे क्या हो सकता है, 1 इलेक्ट्रॉन हो सकता है बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 10 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 20 इलेक्ट्रॉन हो सकता है। बात समझ में आ रही है? बट कभी ऐसा नहीं होगा कि सर 1.5 इलेक्ट्रॉन हो जाए। मतलब आपने इलेक्ट्रॉन यहां पे कितना लिया, 1 इलेक्ट्रॉन और आधा इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन को तोड़ दिया। एक फंडामेंटल यूनिट्स को आप तोड़ नहीं सकते हो, फिर भी कुछ साइंटिस्ट
ने क्या किया, उसको तोड़ रखा है, लेकिन उसको पढ़ना नहीं है अभी। क्वार्क वार्क जो होता है उसको तोड़ रखा है 2/3 1/3 में, ठीक है। तो मतलब किसी बॉडी पे जो इलेक्ट्रॉन होगा बेटा, वो टोटल चार्ज जो प्रेजेंट होगा वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ, ये इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज होगा। एन क्या है, इंटीजर है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, डॉट डॉट एन, ठीक है। ये इंटीजर है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज होगा। तो यहां से एक फॉर्मूला निकल के आता है बेटा, देखो Q इक्वल टू प्लस माइनस एन ई, ठीक है ना, Q इक्वल टू प्लस माइनस एन इंटू ई, कि किसी बॉडी पे जो नेट चार्ज होगा, जो नेट चार्ज होगा वो क्या होगा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज। मतलब ये एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एन क्या है बेटा, एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये ई क्या है, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। क्या है, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। और चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन कितना होता है, -1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। तो किसी बॉडी पे अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है कि उसमें 10 इलेक्ट्रॉन है, मैंने इसको अभी क्या किया था, स्केल को अभी क्या किया था भाई, कहां गई स्केल, इसको मैंने ऐसे रगड़ा, रगड़ने के बाद इसका इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होकर मेरे हाथ पे आ गया। मान लो इसमें से 10 इलेक्ट्रॉन निकल के आ गया, इसमें मेरे हाथ पे 10 इलेक्ट्रॉन निकल के आ गया मेरे हाथ पे। अब पूछा गया कि तुम्हारा मेरा हाथ पे चार्ज कितना है, तो क्या बताओगे, बोलोगे सर एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम, और कितना इलेक्ट्रॉन गया है 10, तो 10 इंटू क्या 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। यही तो करोगे टोटल चार्ज निकालने के लिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज का मल्टीप्लाई कर दो, टोटल चार्ज आ गया। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज यही बताता है बेटा कि किसी बॉडी पे जो चार्ज होगा क्वांटाइज्ड होगा, फिक्स्ड अमाउंट में होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फिक्स्ड होंगे। बात क्लियर हो रही है, चलो अब आ जाते हैं न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर लेते हैं भाई साहब। अभी इतना आप लोगों ने कहानी पढ़ा, देखते हैं क्वेश्चन हो पाते हैं आपसे कि नहीं हो पाते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर दैट प्रोड्यूसेस एन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट। ठीक है, तो कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है इसमें फंडामेंटल प्रॉपर्टी जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है, बताइए जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी। क्या चार्ज होगा, बहुत सही। विच इज द SI यूनिट ऑफ द चार्ज, SI यूनिट चार्ज की कौन सी है, तुरंत बताओ भाई कौन सी, कूलम। कोई दिक्कत नहीं, हर क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे कॉन्सेप्ट के बाद ऐसे बेसिक क्वेश्चन करेंगे बेटा। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट अ मैटर इज नॉट करेक्ट। बोला गया है इस स्टेटमेंट्स में कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो करेक्ट नहीं है, किससे रिलेटेड है, वो मैटर से रिलेटेड है भाई। मैटर हैज मास, भैया ये करेक्ट है। मैटर हैज वॉल्यूम, करेक्ट है। मैटर हैज चार्ज, करेक्ट है। मैटर हैज इनफाइनाइट साइज, गलत है। तो ये गलत वाला ही पूछा है, कौन गलत है, तो यही वाला क्या होगा, सही होगा। मैटर की साइज इनफाइनाइट कैसे मान सकते हो यार, फिक्स हो सकती है चीजें, ठीक है। इनफाइनाइट तो देखे ही नहीं हो तो फिर बात ही क्या करोगे, ठीक है। चलो, इलेक्ट्रॉन्स आर स्टेशनरी अराउंड द न्यूक्लियस, सही बात है क्या, गलत है। रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, सही बात है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। आ जाओ, व्हाट हैपेंड व्हेन टू लाइक चार्ज आर बॉट नियर ईच अदर, ठीक है। बोला गया है दो अगर लाइक चार्ज होंगे, अगर एक दूसरे के पास रखे जाएंगे तो क्या होगा, अभी नहीं बताया, अभी अगले क्लास में आएंगी चीजें। तो समझ लेना है बेटा कि अगर पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा भी पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज क्या करेंगे, रिपेल करते हैं। अगर एक चार्ज पॉजिटिव है दूसरा चार्ज निगेटिव है तो क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। यहां दो टाइप के चार्ज पढ़ोगे कि एक पॉजिटिव होगा दूसरा क्या होगा, नेगेटिव। नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव मतलब प्रोटॉन। मतलब सेम पोलैरिटी के चार्ज, सेम साइन के चार्ज रिपेल करेंगे और अपोजिट पोलैरिटी के चार्ज अट्रैक्ट करेंगे। प्लस प्लस रहेगा तो रिपेल, माइनस माइनस रहेगा तो रिपेल, लेकिन प्लस माइनस रहेगा तो अट्रैक्ट। अब आंसर बता दो क्या है, यहां पे टू लाइक चार्ज है, लाइक मतलब सेम चार्ज है, तो क्या करेंगे भैया, रिपेल करेंगे, ठीक है। अ बॉडी कैरीज अ चार्ज दिस, कोई बॉडी है इतना चार्ज कैरीज कर रही है, ठीक है। हाउ मेनी एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट ऑन द बॉडी, ठीक है। यहां टेक सी नहीं है, टेक ई है, ठीक है।
1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम में तो याद ही होगा। बोला गया है कि किसी बॉडी पे चार्ज इतना ट्रांसफर किया गया, ठीक है ना। अभी हमने क्या किया था, रगड़ा था, ठीक है, फ्रिक्शन किया था तो चार्ज ट्रांसफर हुआ था, बॉडी चार्ज हुई थी। मान लो इतना चार्ज हो गया, मान लो यार, मान लो इस स्केल को मैंने ऐसे रगड़ा और स्केल पे चार्ज कितना आ गया, इतने कूलम का चार्ज आ गया। तो तुमसे पूछा है कि इस पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, सीधे बोलोगे सर Q इक्वल टू एन ही लगाइए ना। तो यहां पे टोटल चार्ज कितना आया है 6.4 इंटू 10 टू पावर कितना -19, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है और E की वैल्यू कितनी होती है बेटा 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 कूलम। तो यहां से इसको कैंसिल आउट करोगे, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 16 चौके 64 मतलब 4। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आ जाएगा बेटा 4 ऑप्शन में होगा, तो ऑप्शन नंबर बी। एक इन ऑब्जेक्ट कैरीज अ चार्ज -3। देखा, अच्छा ये जो चार्ज बॉडी चार्ज हुई है पॉजिटिवली चार्ज हुई है और ये बॉडी कैसी चार्ज हुई है नेगेटिवली चार्ज हुई है, इलेक्ट्रॉन एक्सेस अमाउंट में हुआ होगा। द नंबर ऑफ एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स ऑन इट, वही करना है भाई। तो सीधे आप कर लो, यहां पे 16 दूना के 32, ये आंसर आना चाहिए। कोई दिक्कत बताओ। इतनी सारी चीजें हमने आज देख ली, ठीक है। होप सो ये लेक्चर तुम्हें अच्छा लगा होगा, चीजें समझ में आई होंगी और आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे बेटा, तो पढ़ेंगे कि चार्ज के टाइप्स क्या होते हैं, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज क्यों रिपेल करता है, नेगेटिव चार्ज क्यों अट्रैक्ट करता है। उसके बाद अब इस चार्ज को, अब चार्ज तो पढ़ लेंगे ना, चार्ज के बाद पढ़ेंगे कंडक्टर्स। जो मटेरियल्स होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं, कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर्स, इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। कंडक्टर्स में करंट फ्लो होता है तो फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से फ्लो होता है। फिर कंडक्टर्स पढ़ेंगे, फिर उस कंडक्टर्स के अंदर इलेक्ट्रॉन फ्लो कराएंगे, फिर इलेक्ट्रिसिटी पे आएंगे कि हाँ भाई अब इलेक्ट्रिसिटी चलेगी। अब हमको समझ में आ गया है कि वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन है, उसमें पोटेंशियल लगाएंगे, एक बैटरी लगाएंगे, वो बैटरी क्या करेगी इलेक्ट्रॉन को पुश करेगी, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन चलेगा। वो कैसे पुश करेगी, कैसे इलेक्ट्रॉन चलेगा, इसकी स्टोरी अभी आगे वाली क्लास में देखेंगे। भाई साहब फिजिक्स इतना कॉन्सेप्चुअल है ना कि सीखोगे ना तो मजा आ जाएगा तुम्हें, लेकिन सीखोगे तब, रटोगे तो मजा नहीं आएगा। बहुत लोग को बोरिंग लगने लगता है, क्यों, क्योंकि वो रटना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ठीक है, ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे हम लोग। बाकी लाइट वाला चैप्टर मैंने अपने चैनल पे कंप्लीट करके रखा है, बट फिर से मैं लाइट पढ़ाऊंगा। जो भी फिजिक्स के जितने भी डाउट्स आपके आते हैं बेटा कमेंट बॉक्स में बताओ। ठीक है, कोई दिक्कत आती है आप टेलीग्राम पे हमारा सारा ये नोट्स चला जाता है। ठीक है, टेलीग्राम को आप लोग सब्सक्राइब करो, ज्वाइन करो, ठीक है ना। ये सारी चीजें करिए आप लोग। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ओके बाय।